हमारी राह भले ही कितनी भयानक व पथरीली हो, हमारी यात्रा भले ही कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया है और न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि साबित भी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हिस्ट्री इंडिया नॉलेज। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे नेताजी ने कांग्रेस के कार्यकर्ता से अपने अध्यक्ष पद तक का सफर तय किया, वह कांग्रेस से निष्कासित भी हो गए। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस से बाहर होने के बाद नेताजी ने किस तरह से स्वतंत्रता के अभियान को आगे बढ़ाया। 3 मई 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक मोर्चा बनाया और स्वतंत्रता के संघर्ष को आगे बढ़ाया। युवा जोश से भरपूर फॉरवर्ड ब्लॉक के काम करने का तरीका बहुत ही उग्र था, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। 3 सितंबर 1939 को सुभाष बाबू को ब्रिटेन व जर्मनी में युद्ध शुरू होने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास अंग्रेजी दासता से मुक्त होने का सुनहरा अवसर है। सुभाष जी की इस घोषणा के बाद 8 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने उन्हें इस युद्ध के प्रति अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कार्य समिति की बैठक में बुलाया। उस बैठक में सुभाष जी ने अपना वचन दोहराया व स्पष्ट कह दिया कि यदि कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो वे खुद इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद जुलाई 1940 में नेताजी के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक ने कोलकाता में स्थित हॉलवेट स्तंभ को गिरा दिया। भारत की गुलामी के प्रतीक इस स्तंभ का एक एक पत्थर फॉरवर्ड ब्लॉक के स्वयंसेवक अपने साथ ले गए। इस कार्यवाही के माध्यम से नेताजी ने यह साफ संदेश दे दिया था कि वे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें भारत की मिट्टी से उखाड़ कर ही रहेंगे। इस कार्यवाही से अंग्रेज इतने डर गए कि उन्होंने सुभाष जी को कैद कर जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद भी नेताजी चुप नहीं बैठना चाहते थे। वे जानते थे कि जेल में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, सो उन्होंने रिहाई के लिए जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी हालत खराब होते ही अंग्रेज सकपका गए व उन्हें रिहा कर उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया तथा पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। लेकिन नेताजी ने अंग्रेजों के सभी इंतजामों को धता बताते हुए नजरबंदी से पलायन कर गए। वहां से वे अफगानिस्तान व रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचे तथा वहां से पनडुब्बी के द्वारा पूर्वी एशिया पहुंच गए। पूर्वी एशिया पहुंचने पर जापानियों ने उनका खूब सत्कार किया तथा जापान में निर्वासित जीवन बिता रहे वयोवृद्ध क्रांतिकारी नेता श्री रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। आजाद हिंद फौज की कमान हाथ में आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्वरित निर्णय लेते हुए एक अस्थायी आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे उस समय 9 देशों ने मान्यता प्रदान की। जापान के तत्कालिक प्रधानमंत्री हिदेकी तेजो नेताजी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 6 जुलाई 1944 को अपने भाषण में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का उद्देश्य स्पष्ट किया। रेडियो पर दिए इस भाषण में नेताजी ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया। जवाब में गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड व झांसी रानी ब्रिगेड की स्थापना की। यह बताता है कि गांधी जी व कांग्रेस के प्रति नेताजी कितने आस्थावान थे, भले ही दोनों में कितने भी वैचारिक मतभेद हों। यहां उन्होंने यह साफ संदेश दिया था कि वैचारिक मतभेद कितने भी हों, मनभेद नहीं होना चाहिए। आजाद हिंद सरकार के गठन के बाद नेताजी ने क्या कदम उठाए व किस तरह से स्वतंत्रता के संघर्ष को आगे बढ़ाया, जानेंगे अगले वीडियो में। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है इस बारे में मुझे कमेंट कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।